हेलो स्टूडेंट्स, O2S अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, HS प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए हमने डी-रॉ सीरीज़ को ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने पिछले एक साल के करंट अफेयर्स तो कवर कर लिए हैं। अभी हम जुलाई और अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स जो हैं उसको कवर कर रहे हैं। उसके अंदर भी आज आपका लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर हम समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बात करेंगे। जो भी जुलाई और अगस्त के मंथ में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी न्यूज़ में थी, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S अकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कि कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारी ऐप के ऊपर स्पीड रिवीजन कोर्सेज भी मिल जाएंगे, और अगर आप प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप जाकर इसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो यूनेस्को की एक कमेटी बनाई जाती है जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। दैट मीन्स अगर कोई भी ऐसी साइट है जिसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डालना होता है तो वो एक पर्टिकुलर कमेटी द्वारा होकर गुजरती है। तो उस कमेटी के अंदर इंडिया को भी अभी मेंबर बना दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं इस कन्वेंशन के बारे में, तो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को ये एक कन्वेंशन है जो कि 2003 के अंदर बनाई गई थी, और ये इन्फोर्स कब हुई थी? तो 2006 के अंदर इसको इन्फोर्स किया गया था। अगर मैं बात करूं कि क्या इंडिया को यहाँ पर सबसे पहली बार इलेक्ट किया गया है इस कमेटी के अंदर, तो नहीं, इससे पहले भी इंडिया ने 2 बार इस कमेटी के अंदर सर्व कर चुके हैं। जैसे कि 2006 से लेकर 2010 के लिए, और फिर 2014 से लेकर 2018 के लिए। और अभी जो थर्ड टाइम इंडिया को इस कमेटी का मेंबर बनाया है तो 2022 से लेकर 26 तक के लिए बनाया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस कमेटी को 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये 4-4 साल की टर्म्स हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे इंडिया के अंदर यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो लिस्ट है उसके अंदर कितनी साइट्स इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पर 13 साइट्स जो है वो पहले से ही थी। 2017 तक यहाँ पे 13 साइट्स ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी थी। 2021 के अंदर यहाँ पर एक और साइट को इंक्लूड किया है, दैट इज़ दुर्गा पूजा। तो इन सारी साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स के बारे में, तो ये ऐसी साइट्स होती हैं जो कि बेसिकली ओकेजनल होती हैं, जो कि जिनको सिर्फ फील किया जाता है, उनको हम इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स के अंदर कंसीडर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जो योगा है उसको हम टच तो नहीं कर सकते, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी प्रैक्टिस बोल सकते हैं, या फिर इसको हम सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो रिसेंटली इंडिया एनिमल हेल्थ समिट जो है 2022 ये कंडक्ट करवाई गई। यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी जिन्होंने इसको कंडक्ट करवाया था। तो पहली है इंडियन चैम्बर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, एंड द सेकेंड इज एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप। तो यहाँ पर इस समिट को कंडक्ट करवाया गया। अब अगर मैं बात करूँ कि एनिमल हेल्थ के ऊपर यहाँ पे समिट क्यों करवाई जा रही है, क्योंकि एनिमल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहता है। क्या सिग्निफिकेंस रहता है? तो अगर मैं बात करूँ जितनी भी आपकी लाइफ स्टॉक है, कैटल इंडस्ट्री होगी आपकी, पोल्ट्री इंडस्ट्री होगी आपकी, तो वो सारे एनिमल्स ही हैं। और अगर इन एनिमल्स की हेल्थ ठीक रहेगी तभी आपको यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट हो पाएगा। या फिर अगर मैं बात करूँ वन हेल्थ क्राइटेरिया के बारे में, तो वन हेल्थ के अंदर हम बात करते हैं एनिमल्स की हेल्थ के बारे में, ह्यूमंस की हेल्थ के बारे में और इन्वायरमेंट की हेल्थ के बारे में। अगर ये तीनों हेल्थ को एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के एक दूसरे के साथ लिंक किया जाए और तीनों की हेल्थ को इंश्योर किया जाए, तभी यहाँ पर जो ह्यूमंस की हेल्थ है वो ठीक रह सकती है। तो दैट मीन्स इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, कैसे हम फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के अंदर एनिमल्स को यूज़ करते हैं, या फिर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से इस समिट को कंडक्ट करवाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 24th एशियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग जो है रिसेंटली दिल्ली के अंदर कंडक्ट करवाई गई। अब अगर मैं बात करूं तो इंडिया के एशियान से रिलेशंस को अच्छे करने के लिए, या फिर कोई भी अगर इशू चल रहा है उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया गया। जैसे यहाँ पे बहुत सारी बातें करी गई कि भाई हमारी एशियान के साथ पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल जो पार्टनरशिप है वो कैसी होनी चाहिए, कैसे हम
इन सारे एरियाज के अंदर एशियान के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। इसके अलावा इसी मीटिंग के अंदर बहुत सारे इश्यूज के ऊपर भी बात करी गई, जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक हो गया और कैसे पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी करी जानी चाहिए। तो अगर मैं एशियान मेंबर कंट्रीज के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो इसके अंदर 10 कंट्रीज आती हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड आपका ब्रूनी हो गया। तो ये 10 की 10 कंट्रीज जो हैं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया और ईरान ने सी फेयरर्स के ऊपर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। अगर मैं सी फेयरर्स की बात करूं तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कन्वेंशन एग्जिस्ट करती है जिसको हम इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स के नाम से जानते हैं, जो कि अलग अलग टाइम पे यहाँ पर इन्फोर्स हुई और उसके बाद इसको अमेंड भी किया गया। तो अगर मैं इस कन्वेंशन के बारे में बात करूं तो जो सी फेयरर्स होते हैं, जो कि एक जगह से सामान जो है दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो उनको सर्टिफिकेशन कैसे प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ट्रेनिंग के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तो इन सब के रिलेटेड यहाँ पे ये कन्वेंशन बात करती है। तो रिसेंटली इंडिया और ईरान ने इस कन्वेंशन के अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको और ज़्यादा स्मूदन करने के लिए एक दूसरे के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने तजिकिस्तान के मिनिस्टर्स के साथ भी यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग को कंडक्ट करवाया है। तो जो भी आपकी कंट्रीज न्यूज़ में रहती हैं उन कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, इवन उनकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं मैप के बारे में बात करूँ तो वर्ल्ड मैप जो है वो ब्रॉडली आपके टिप्स पर होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इस मीटिंग के अंदर क्या बात करी गई, तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात करी गई, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर क्या किया जाना चाहिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पेस टेक्नोलॉजी को पीसफुली कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, देन इज ग्लेशियर्स को मॉनिटर करने के लिए, वाटर रिसोर्सेज के अंदर रिसर्च करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करी गई। तो अगर मैं तजिकिस्तान के बारे में बताऊँ तो ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। इसके अलावा अगर मैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है ना, ये सारी की सारी कंट्रीज इसके अंदर लाई करती हैं। और अगर मैं तजिकिस्तान के बारे में बात करूं तो ऊपर इसको कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है? किर्गिस्तान होगी, देन इज चाइना होगी, अफगानिस्तान होगी, उसके बाद उज्बेकिस्तान होगी। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक पार्टनरशिप है जिसका नाम है मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ पर ये जो पार्टनरशिप है वो यूएसए ने शुरू करी थी और इसके अंदर आपकी बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो लाई करती हैं। अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि इस पार्टनरशिप को किस चीज़ के लिए बनाया गया था, जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्रिटिकल मेटल्स होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, जिसके अंदर आपका कोबाल्ट, निकल और लिथियम आ गया, इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं और इवन आपके जो 17 रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो अब इन सारे क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिल रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो बनाई जाती हैं और इसके अलावा जो आपके रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है सेमीकंडक्टर्स की चिप्स वगैरह बनाने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो सामने देखने को मिल रही है। अब होता क्या है कि जो चाइना है इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखा रहा है। तो क्योंकि हमें चाइना के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े इसलिए यूएसए ने इस पार्टनरशिप को शुरू किया था, जिसके अंदर वो सारी कंट्रीज़ हैं जिन सारी कंट्रीज़ के अंदर जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं या फिर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आप बात करोगे कि इंडिया तो इसका मेंबर नहीं है, तो इंडिया जो है इसका मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भी इंडिया बायलैटरल मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि रिसेंटली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप करी है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस पार्टनरशिप को शुरू किया है ताकि जितनी भी सप्लाई चेन है इन सारे रेयर अर्थ मेटल्स की या फिर क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है उसको डिसरप्ट ना किया जा सके। और ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने ये भी बोला है कि हम इंडिया के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट जो है इस फील्ड के अंदर करने वाले हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं I2U2 मीटिंग के बारे में। रिसेंटली सबसे पहली बार I2U2 मीटिंग जो है उसको कंडक्ट करवाया गया, वो भी वर्चुअल मोड में कंडक्ट करवाया गया। तो अगर मैं इस ग्रुप के बारे में बात करूं तो पिछले साल ही अक्टूबर 2021 के अंदर इस ग्रुप को बनाया गया था, जिसके अंदर आपको 4 कंट्रीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर मैं इस ग्रुप के बारे में बात करूं तो इसको वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जानते हैं। क्वाड के अंदर आपकी 4 कंट्रीज इंक्लूडेड रहती हैं, इंडिया हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। तो इसमें से एक USA है और एक इंडिया है, इसके साथ 2 और कंट्रीज हैं, दैट इज UAE एंड आपका इजराइल हो गया। तो इन चारों कंट्रीज ने इस ग्रुप को बनाया है और ये जो ग्रुप है तो एक दूसरे कंट्रीज की यहाँ पे जो भी इश्यूज सामने देखने को मिल रहे हैं उन सारे इश्यूज को सॉल्व करने की ये बात करते हैं, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी इशू हैं एक दूसरी कंट्री के साथ ये कोऑपरेट करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि रिसेंटली UAE ने हमारे इंडिया के अंदर फूड पार्क्स बनाने की बात करी है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी लाए जा रहे हैं गुजरात के अंदर, और यहाँ पे जो आपका I2U2 ग्रुप है वो जो कंट्रीज हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022। तो रिसेंटली इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया गया इंडोनेशिया के अंदर और अल्टीमेटली इस कॉन्फ्रेंस में से सामने निकल कर आया बाली एजेंडा फॉर रेजिलियंस। तो अगर मैं बाली एजेंडा फॉर रेजिलियंस के बारे में बात करूं तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही बात करी गई है कि आगे आने वाले टाइम में आपको और बहुत सारे डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे। उन सारे, जैसे कि आपका कोविड-19 पेंडेमिक आया था, है ना, इसके रिगार्डिंग जितने भी डिजास्टर्स हैं उन सबको मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे क्या क्या एफर्ट्स लिए जाने चाहिए और कैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव किया जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है। तो यही है आपका बाली एजेंडा फॉर रेजिलियंस। इसकी एक पर्टिकुलर थीम भी थी, फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंस। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो रिसेंटली चाइना की प्रेसिडेंसी के अंडर यहाँ पर ब्रिक्स की लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग को कंडक्ट करवाया गया, जिसके अंदर हमारे मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो इस समिट को यहाँ पर अटेंड करने के बाद एक पर्टिकुलर चीज जो है वो सामने देखने को मिली है, दैट इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स डेक्लेरेशन। तो अगर मैं इस डेक्लेरेशन के बारे में बात करूं तो इस डेक्लेरेशन के अंदर यही बोला गया है कि कैसे आगे आने वाले टाइम में ग्रीन जॉब्स जो है उसको इंक्रीज किया जाना चाहिए और यहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, कैसे उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट लाई जानी चाहिए, ग्रीन जॉब्स जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे इंश्योर करी जानी चाहिए, कैसे उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। अगर मैं ग्रीन जॉब्स के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो हमारे इन्वायरमेंट को, ऐसी जॉब्स जो हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाती हैं और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल जॉब्स होती हैं, तो उनको हम ग्रीन जॉब्स के अंदर कंसीडर करते हैं। बेसिकली जिसके अंदर कोई भी कार्बन एमिशन वगैरह नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो नेट जीरो कार्बन एमिशन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम ग्रीन जॉब्स के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव, जो कि इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन को अच्छे करने के लिए कंडक्ट करवाई जाती है। ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस है वो 2005 से कंडक्ट करवाई जा रही है। अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं वो इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो यहाँ पर इस कॉन्फेडरेशन के अंदर या फिर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही बात करी गई है कि कैसे हम इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सामने भी देखने को मिल रहा होगा कि जो चाइना है वो अपनी डोमिनेंस अफ्रीकन रीजन के अंदर भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम यहाँ पे दोनों एरियाज के बीच के जो रिलेशन हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप कर सकें। तो आई होप आपको यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हैं, मीटिंग्स वगैरह हैं, उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। इवन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप अपनी मेंस की जो इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और इवन जो भी मैंने सिग्निफिकेंस बताया जैसे एनिमल हेल्थ के बारे में, तो ये आपकी मेंस आंसर राइटिंग के अंदर ईजिली हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।